हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। दोनों प्रोसीजर्स हमें पढ़ने हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी और इम्पोर्ट प्रोसीजर भी। पहले हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इम्पोर्ट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, और उन दोनों प्रोसीजर्स में जो सारे स्टेप्स हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन दोनों प्रोसीजर्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जिन डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी हम अलग से भी पढ़ेंगे, और प्रोसीजर डिस्कस करते टाइम भी हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर में टोटल 17 स्टेप्स हैं। राइट हैंड साइड पे देखिए कि इन स्टेप्स को हम कितनी स्टेजेस में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि तस्वीर में मैंने एक एक्सपोर्टर बना रखा है और एक इम्पोर्टर बना रखा है। एक्सपोर्टर को गुड्स एक्सपोर्ट करने होते हैं, उसके लिए सबसे पहले वो ऑर्डर रिसीव करता है और कॉरस्पॉन्डिंगली इम्पोर्टर ऑर्डर प्लेस करता है। उसके बाद एक्सपोर्टर उस ऑर्डर के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करता है, पैक करता है और फॉरवर्ड करता है टू द इम्पोर्टर। लेकिन इम्पोर्टर ना तो गुड्स प्रोड्यूस करता है, ना ही उसे गुड्स पैक और फॉरवर्ड करने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो गुड्स इंपोर्ट करता है, वो तो गुड्स खरीदता है। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री में एक एक्स्ट्रा स्टेज होगी प्रोडक्शन, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ द गुड्स की, जो स्टेज इंपोर्टिंग कंट्री में नहीं होगी। उसके बाद जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स की कस्टम क्लियरेंस करने के बाद उन गुड्स को भेजेगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली इम्पोर्टर गुड्स को रिसीव करेगा, और फिर वो रिसीव करने के बाद अपनी कंट्री में उन गुड्स से रिलेटेड कस्टम फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करेगा। तो ये जो थर्ड स्टेज है, ये दोनों कंट्रीज में फुलफिल होगी, और जो लास्ट स्टेज है वो भी दोनों कंट्रीज में फुलफिल होगी। इंपोर्टर को भी फुलफिल करनी पड़ेगी, एक्सपोर्टर को भी करनी पड़ेगी। एक्सपोर्टर विल सिक्योर द पेमेंट, मतलब गुड्स सेंड करने के बाद पेमेंट्स रिसीव करने तक जितनी भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो सिक्योरिंग पेमेंट से रिलेटेड होगी, और जो इंपोर्टर फॉर्मेलिटीज फुलफिल करेगा, ही इज गोइंग टू फुलफिल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू मेकिंग द पेमेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर में एक पूरी की पूरी स्टेज जो है वो एक्स्ट्रा है। वो स्टेज क्या है? प्रोडक्शन, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ द गुड्स की, और ये स्टेज जो है वो इंपोर्ट प्रोसीजर में नहीं होगी। इसीलिए एक्सपोर्ट प्रोसीजर में टोटल 17 स्टेप्स हैं और इंपोर्ट प्रोसीजर में 10 स्टेप्स हैं। तो ये जो टोटल 17 स्टेप्स हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली स्टेज हम ले लेते हैं प्रोडक्शन से पहले की स्टेज, दैट इज रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। दूसरी स्टेज हम ले लेते हैं पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग से रिलेटेड स्टेज। तीसरी स्टेज हम ले लेते हैं कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड स्टेज, और चौथी स्टेज हम ले लेते हैं पेमेंट से रिलेटेड स्टेज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि यहाँ पर जो 17 स्टेप्स दे रखे हैं, तो इसमें से प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड इन सारे स्टेप्स को, स्टेप नंबर 1 to 6, इन्हें हम ले लेते हैं स्टेज 1 में। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग तक के जितने भी स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 7 से लेके स्टेप नंबर 11 तक, इन सारे स्टेप्स को हम ले लेते हैं स्टेज नंबर 2 में। इनवॉइस प्रिपेयर करने से पहले जितने भी स्टेप्स हैं, गुड्स को पैक करके फॉरवर्ड करने के बाद स्टेप नंबर 12 से लेके स्टेप नंबर 15 तक, इन सारे स्टेप्स को हम ले लेते हैं स्टेप नंबर 3, दैट इज कस्टम फॉर्मेलिटीज। और जो लास्ट 2 स्टेप्स हैं 16th एंड 17th, उनको हम लास्ट स्टेज में ले लेते हैं द स्टेज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट। तो ये जो टोटल 17 स्टेप्स हैं, इसमें 1 से लेके 6 तक जो 6 स्टेप्स हैं वो हो गए फर्स्ट स्टेज के। 5 से लेके 11 तक जो 5 स्टेप्स हैं वो हो गए सेकंड स्टेज के। 12 से लेके 15 तक जो 4 स्टेप्स हैं वो हो गए थर्ड स्टेज के। एंड 16 और 17 जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं, उनको हम ले लेते हैं पेमेंट से रिलेटेड स्टेप्स। तो 6, 5, 4, 2, इससे आपको टोटल हर एक स्टेज के स्टेप्स अलग अलग भी याद हो जाएंगे, और आसानी से पूरा प्रोसीजर सीक्वेंस में भी बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर याद करने के लिए
आप ये 4 स्टेजेस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हर स्टेज के जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, उनको हम सेपरेटली कीवर्ड्स और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। उससे आपको प्रोसीजर समझ में भी आ जाएगा और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब एक-एक करके हम एक-एक स्टेप डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हम पूरी 4 स्टेजेस जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में है, वो पूरी डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन से पहले की स्टेज, उसका सबसे पहला स्टेप होगा एक्सपोर्टिंग कंट्री में रिसीप्ट ऑफ द इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। द एक्सपोर्टर गेट्स एन इंक्वायरी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री and sending quotations in the form of pro forma invoice। तो सबसे पहले स्टेप में एक्सपोर्टर क्या करता है कि जो बायर फ्रॉम द फॉरेन कंट्री मतलब जो इम्पोर्टर है, वो जो गुड्स उसे इम्पोर्ट करने होते हैं उससे रिलेटेड जो इंक्वायरी सेंड करता है, उसको एक्सपोर्टर रिसीव करता है और उस इंक्वायरी के हिसाब से वो कोटेशंस भेजता है। और वो कोटेशंस किस फॉर्म में भेजता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो सबसे पहली स्टेज के सबसे पहले स्टेप में आप अलग से ये डॉक्यूमेंट अपने पास नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जो कि पहले स्टेप में ही बन जाती है बाय द एक्सपोर्टर। उस प्रोफॉर्मा इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स भेजता है एक्सपोर्टर? He sent the details about the price, the quality, the grade, the size, the weight, the mode of delivery, the type of packing, the payment terms, etc. तो इंक्वायरी के जवाब में वो सारी चीजें लिखकर भेजता है इम्पोर्टर को कि कितने प्राइस में वो गुड्स को सप्लाई करेगा, किस क्वालिटी के गुड्स सप्लाई करेगा, जो गुड्स के साइजेस हैं, उनके वेट्स हैं, किस मेथड ऑफ डिलीवरी से वो गुड्स को डिलीवर करेगा, उसको कैसे वो पैक करेगा, उसकी पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, सब कुछ क्लियर करके ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्वायरी दैट इज मेड बाय द इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर उन सारी इंक्वायरी के आंसर्स भेजता है। और अगर इम्पोर्टर उन आंसर्स से सेटिस्फाई हो जाता है, इन कोटेशन से सेटिस्फाई हो जाता है, तो इम्पोर्टर ऑर्डर प्लेस करेगा और एक्सपोर्टिंग कंट्री में सेकंड स्टेप होगा रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, और जिसको टेक्निकल टर्म्स में इंडेंट कहा जाता है। सो इफ द बायर द इम्पोर्टर इज सेटिस्फाइड विद द कंडीशंस इन द प्रोफॉर्मा इनवॉइस, order will be placed by the importer and order will be received by the exporter, and this order is called the indent। तो यहाँ पर अब आप सेकंड डॉक्यूमेंट लिस्ट में अपने पास नोट कर लीजिए, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द इंडेंट, जो सेकंड स्टेप में प्रिपेयर होता है, जो इंपोर्टर प्रिपेयर करके सेंड करता है टू द एक्सपोर्टर, एंड दैट इंडेंट इज द ऑर्डर रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्टर एंड इट इज द ऑर्डर सेंड बाय द इंपोर्टर। अभी हमारी यहाँ पर ये पहली ही स्टेज चल रही है, प्रोडक्शन से पहले की स्टेज। उस स्टेज में थर्ड स्टेप देखिए, द स्टेप ऑफ असेसिंग द इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग द गारंटी फॉर द पेमेंट्स। अब यहाँ पे देखो लॉजिकली कि जब इम्पोर्टर ऑर्डर प्लेस करेगा और एक्सपोर्टर को ऑर्डर रिसीव हो गया है, तो क्या वो इमीडिएटली गुड्स बनाना शुरू कर देगा? नहीं, वो पहले ये देखेगा कि जिस पार्टी ने उसे ऑर्डर प्लेस करा है, वो पार्टी उसे टाइमली पेमेंट करेगी या नहीं करेगी। उसकी क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उसकी एबिलिटी टू पे कितनी स्ट्रांग है। फाइनेंशियल पोजीशन को वो असेस करेगा और उसके बाद ही वो प्रोडक्शन ऑफ द गुड स्टार्ट करेगा। ऑर्डर रिसीव करने के बाद और प्रोडक्शन से पहले ये तीसरा स्टेप है, जिसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा और ये सिक्योर करेगा कि उसको टाइमली पेमेंट मिले। सो आफ्टर रिसीविंग द इंडेंट, द एक्सपोर्टर कंडक्ट्स एन इंक्वायरी अबाउट द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द इंपोर्टर टू एंश्योर द प्रॉम्प्टनेस इन दी सेटलमेंट, कि कितनी जल्दी वो उसके गुड्स की पेमेंट कर देगा अगर वो उसको टाइमली गुड्स डिलीवर करेगा तो। और उस पेमेंट को सिक्योर करने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा इंपोर्टर से। ये थर्ड डॉक्यूमेंट है, अपनी लिस्ट में लिख लीजिए, दैट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। और लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट गिव्स अ गारंटी by the importer's bank that it will honor the payment up to a specified amount of the exporter's bill to the bank of the exporter।
इसका मतलब एक गारंटी जो एक्सपोर्टर को मिल रही है फ्रॉम द इम्पोर्टर, लेकिन वो गारंटी डायरेक्ट नहीं मिल रही है। जो इम्पोर्टर्स का बैंक है वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में गारंटी दे रहा है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें वो ये अंडरटेकिंग दे रहा है कि वो ऑनर करेगा मतलब वो पे करेगा जो भी बिल एक्सपोर्टर ड्रॉ करेगा ऑन द इम्पोर्टर्स टू द एक्सपोर्टर्स बैंक। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप में, अब यहाँ पर जब वो ये सिक्योर हो गया कि उसको पेमेंट आसानी से मिल जाएगी, तो भी वो इमीडिएटली प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए उसको एक लाइसेंस की जरूरत है, जो कि वो ऑब्टेन करेगा इन द फोर्थ स्टेप, दैट इज ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। To get the export license from the Import Export Licensing Authority, the exporter has to fulfill certain formalities. अब यहाँ आप इतना भी लिख देंगे तो काफी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं क्या फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्टर को फुलफिल करनी पड़ेंगी टू गेट द एक्सपोर्ट लाइसेंस। और ये जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है इसको आप डॉक्यूमेंट नंबर 4 अपने पास लिस्ट में लिख लीजिए। दैट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एक्सपोर्टर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग द गुड्स। और उसके लिए फॉर्मेलिटीज देख लेते हैं कि उसको एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसको एक आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। अथॉरिटी का नाम आप याद कर लेंगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इस तरह की अथॉरिटीज होती हैं, इस तरह के ऑफिसेज होते हैं जहां से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर उसे ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को विद द एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और उसके अलावा उसको एक और जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्टरिंग विद द एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन टू कवर अप द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। हालांकि उसने लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन कर लिया है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में लॉट ऑफ रिस्क होता है, खासतौर से रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। तो उसके लिए भी एक एजेंसी है जिसका नाम है क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। तो अपनी कंट्री की क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन से वहां पर भी वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, ताकि किसी भी तरह का जो रिस्क कवर है नॉन पेमेंट का वो सिक्योर कर सके। तो ये 3-4 फॉर्मेलिटीज आप याद कर लेंगे, लेकिन मेन आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि फोर्थ स्टेप में जो एक डॉक्यूमेंट उसको चाहिए टू एक्सपोर्ट द गुड्स, दैट इज द एक्सपोर्ट लाइसेंस, जो कि उसको अपनी कंट्री में ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप, ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस। अभी भी देखो वो प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है और एक्सपोर्टर अब उस पैसे को अरेंज करेगा। आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर, द एक्सपोर्टर में अप्रोच हिज बैंक फॉर गेटिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस टू कैरी आउट द एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए जो पैसा चाहिए उस पैसे को अरेंज करना, दैट इज द फिफ्थ स्टेप। and now he is going to start the production, that is the sixth step, production or procurement of the goods। तो एक्सपोर्टर ट्रेडर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो प्रोडक्शन करेगा, और अगर वो ट्रेडर है तो गुड्स को प्रोक्योर करेगा। द एक्सपोर्टर मेक्स रेडी द गुड्स एज पर द स्पेसिफिकेशंस ईदर बाय प्रोडक्शन और बाय परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट। तो अब ये जो 6 स्टेप्स हैं प्रोडक्शन तक के, ये पूरे हो गए। रिकैप कर लेते हैं इन सारे स्टेप्स को कि सबसे पहले उसने इंक्वायरी जो करी इंपोर्टर ने, उस इंक्वायरी का रिप्लाई दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। फिर उसके बाद उसने ऑर्डर रिसीव करा इन द फॉर्म ऑफ इंडेंट। के बाद उसने इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करा विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर उसके बाद उसने कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करके एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करा। फिर उसने प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस ऑब्टेन करा और उसने उसके बाद गुड्स को प्रोड्यूस करा या गुड्स को प्रोक्योर करा। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज की तरफ, दैट इज द स्टेज ऑफ पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। एक्सपोर्ट प्रोसीजर का ये 7th स्टेप है, दैट इज द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। मतलब गुड्स को पैक करने से पहले जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं या जो गुड्स प्रोक्योर करे हैं एक्सपोर्टर ने, उसको वो इंस्पेक्ट करेगा। In the foreign trade, the quality of the goods must conform to the international standards, and therefore, when the goods are produced or procured,
to confirm that international standard they are inspected. Inspection के बाद उसको कुछ formalities fulfill करनी पड़ेंगी which are called the excise clearance formalities. All the goods produced are subject to the excise duty under the Central Excise and Tariff Act. Exporter has to apply to the excise commissioner for the export clearance. मतलब जो गुड्स उसने प्रोड्यूस करे हैं, जो प्रोक्योर करे हैं, उस पे उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है और वो ड्यूटी पे करने के लिए ही विल अप्लाई टू द एक्साइज कमिश्नर. उसके बाद स्टेप नंबर 9, ही हैज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट दैट इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. Certificate of origin is a proof that the goods are actually being produced in the country from where it is exported. तो ये another document है जो एक्सपोर्टर ऑब्टेन करेगा बिफोर एक्चुअली फॉरवर्डिंग द गुड्स, और उस डॉक्यूमेंट में वो प्रूफ देगा कि जो गुड्स वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसी की कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं या वहीं पर प्रोक्योर किए गए हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 10, ही विल रिजर्व द शिपिंग स्पेस. क्योंकि गुड्स उसे थोड़े टाइम बाद डिस्पैच करने हैं तो उसको एक प्रॉपर स्पेस एडवांस में बुक कराना पड़ेगा उन गुड्स को लोड करने के लिए. द एक्सपोर्टर हैज टू अप्लाई फॉर दिस बाय फर्निशिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, द प्रोबेबल डेट ऑफ शिपमेंट एंड द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. तो कौन से पोर्ट से किस डेट पे वो गुड्स को भेजेगा वो सब उसे एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी और उसके लिए उसको एक डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा शिपिंग कंपनी से जिसे कहा जाएगा शिपिंग ऑर्डर. इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी आप अपने पास नोट कर लीजिए दैट दिस इज द डॉक्यूमेंट जो 10th स्टेप में एक्सपोर्टर को चाहिए. और ये डॉक्यूमेंट क्या है? इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप that the specified goods after custom clearance at the designated port will be received on board. मतलब शिपिंग कंपनी एक्सपोर्टर को शिपिंग ऑर्डर देगी और उस शिपिंग ऑर्डर में ऑर्डर होगा कैप्टन ऑफ द शिप के नाम पर कि जिस डेट पे गुड्स डिस्पैच होने हैं उस डेट पे कैप्टन ऑफ द शिप उन गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और शिप में रखवाएगा. सारी एडवांस बुकिंग कराने के बाद स्टेप नंबर 11 इज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ द गुड्स. द गुड्स आर देन पैक्ड एंड मार्क्ड विद द डिटेल्स. जो भी गुड्स की इंस्ट्रक्शंस दे रखी है इंपोर्टर ने उसके हिसाब से उसका नाम, एड्रेस, ग्रॉस वेट, नेट वेट, जिस डेस्टिनेशन पे वो गुड्स पहुंचने हैं, जहां से वो गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारे पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग फॉर्मेलिटीज हैं जो एक्सपोर्टर को फुलफिल करनी होगी. पैकिंग लिस्ट इज अटैच्ड हियर विद ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स. तो ये भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि पैकिंग लिस्ट क्या होती है. तो जब एक्सपोर्टर गुड्स को पैक करता है और उसकी डिटेल्स डालता है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में तो उसको कहा जाता है पैकिंग लिस्ट. इट इज अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द नंबर ऑफ केसेस और द पैक्स एंड द डिटेल्स ऑफ द गुड्स कंटेन्ड इन दीज पैक्स. तो ये 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे स्टेप्स हो गए रिलेटेड टू पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग जो कि प्रोडक्शन के बाद शुरू हुए और पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग पे खत्म हो गए. तो सेकेंड स्टेज के जो 5 स्टेप्स हमने डिस्कस करे वो क्या डिस्कस करे कि गुड्स का इंस्पेक्शन आफ्टर प्रोडक्शन, फिर उसके बाद गुड्स की एक्साइज क्लियरेंस कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी है वो पे करेगा एक्सपोर्टर. उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा जिसको कहा जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो इस बात का प्रूफ होगा कि जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्टर्स कंट्री में प्रोड्यूस या प्रोक्योर हुए हैं. फिर वो शिपिंग स्पेस जो है वो रिजर्व करवाएगा सो दैट द गुड्स कैन बी डिस्पैच्ड ऑन टाइम एंड देन ही विल एक्चुअली पैक एंड फॉरवर्ड द गुड्स उस जगह पर जो उसने एडवांस में बुक करा रखा है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज जो मैंने आपको बताया कि फॉरवर्डिंग के बाद कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड जब गुड्स एक्चुअली उस पोर्ट पर पहुंच जाएंगे जहां से वो एक्चुअली कैरी किए जाएंगे टू द इम्पोर्टिंग कंट्री, तो वहां पर जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो होंगी कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज. तो उसमें कौन से 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? लेट्स सी दीज स्टेप्स. स्टेप नंबर 12, इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स. अब गुड्स सेफली इंपोर्टर के पास पहुंच जाएं और उससे रिलेटेड सारे रिस्क कवर अप हो जाएं, उसके लिए डेफिनेटली एक्सपोर्टर क्या लेगा? उन गुड्स की इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा. उसके बाद कस्टम क्लियरेंस. Before the loading of the goods on the ship, the custom clearance should be obtained by the exporter.
उसके लिए उसको एक अनदर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसको कहा जाता है शिपिंग बिल। उसकी 5 कॉपीज वो बनाएगा। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द गुड्स, the name of the vessel or the ship, the destination port, the exporting country, the exporter's name, address, etc. तो अब यहाँ पर वो शिपिंग बिल तैयार करेगा। उस बिल की बेसिस पे उस पे कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी और उस कस्टम ड्यूटी को पे करने के बाद वो एक और ऑर्डर ऑब्टेन करेगा जिसे कहा जाएगा कार्टिंग ऑर्डर। तो बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट द पोर्ट अथॉरिटी विल इशू द कार्टिंग ऑर्डर। तो जब वो कस्टम ड्यूटी पे कर देगा तो उसे कार्टिंग ऑर्डर मिल जाएगा। अब कार्टिंग ऑर्डर मिलने का मतलब कि उसने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज उसने फुलफिल कर दी हैं। अनदर स्टेप इज ऑब्टेनिंग द मेट्स रिसीप्ट। मेट कहा जाता है कैप्टन ऑफ द शिप को। सो आफ्टर द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, कस्टम फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद गुड्स लोड हो जाएंगे शिप में, द कैप्टन और द मेट ऑफ द शिप इशूज अ सर्टिफिकेट कॉल्ड द मेट्स रिसीप्ट। तो एक रिसीप्ट सर्टिफिकेट है जो कैप्टन ऑफ द शिप देगा, yes, that the exporter has loaded the goods on the ship. So mate's receipt is a receipt issued by the captain or the mate of the ship to the exporter as an acknowledgement of the receipt of the goods. तो इस डॉक्यूमेंट को भी आप अपने पास नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब उसे मेट रिसीप्ट रिसीव हो गई बाय द कैप्टन ऑफ द शिप। तो अब हमारी स्टेज थर्ड भी पूरी हो गई। लास्ट स्टेज देखिए, payment of the freight and the insurance of bill of lading. Clearing and forwarding agent submits the mate's receipt to the shipping company for computation of the freight. फ्रेट का मतलब होता है कैरिंग चार्जेस। वो कैरिंग चार्जेस या तो एक्सपोर्टर पे करता है या इम्पोर्टर पे करता है, वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो जो भी कैरिंग चार्जेस हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं और उनकी पेमेंट की जाती है और उसके बाद शिपिंग कंपनी एक और डॉक्यूमेंट इशू करती है, अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज द बिल ऑफ लेडिंग। इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द शिपिंग कंपनी आफ्टर द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप and it is prepared on the basis of the mate's receipt, and in this document the shipping company undertakes to carry the goods and to deliver the goods to the importer. और अगर ये डॉक्यूमेंट शिपिंग कंपनी से मिलता है तो इसे बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं, और अगर बाय एयर गुड्स भेजे जाते हैं तो सेम डॉक्यूमेंट को हम एयरवे बिल कहते हैं। Now come to the last stage that involves only two steps that are related to payment. कि अब इनवॉइस प्रिपेयर करेगा एक्सपोर्टर, द एक्सपोर्टर हैज टू प्रिपेयर द इनवॉइस ऑफ द गुड्स, मतलब ये बिल बना रहा है, विच कंटेन्स द डिटेल्स सच एज द क्वांटिटी एंड द अमाउंट टू बी पेड बाय द इम्पोर्टर। मतलब टोटल पेमेंट हो सकता है कुछ एडवांस पे कर रखा हो, लेकिन अभी भी जो पैसा बचा हुआ है वो टोटल पेमेंट कितनी करनी है इम्पोर्टर को गुड्स रिसीव करने के बाद, वो उस इनवॉइस में मेंशन करेगा। या अनदर डॉक्यूमेंट आप अपने पास नोट कर लीजिए। और लास्ट स्टेप है सिक्योरिंग पेमेंट। आफ्टर द शिपमेंट ऑफ द गुड्स द एक्सपोर्टर सेंड्स द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक उसने ऑब्टेन करे हैं, जिसकी लिस्ट में आपको साथ साथ बताती जा रही थी, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, इनवॉइस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इम्पोर्टर के पास भेजे जाते हैं, बट नॉट डायरेक्टली, वो भी बैंक के थ्रू भेजे जाते हैं। और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जब इम्पोर्टर रिसीव कर लेता है तो वो फाइनल पेमेंट करता है और उस फाइनल पेमेंट को एक्सपोर्टर रिसीव करता है। तो जो शुरू में ही मैंने आपको बताया था बच्चों, ये हमने सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं, इनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। कि सबसे पहली स्टेज होती है प्रोडक्शन तक की स्टेज, ऑर्डर रिसीव करके गुड्स प्रोड्यूस करने की स्टेज। उसमें एक्सपोर्टर जो है सबसे पहले रिप्लाई देता है टू द इम्पोर्टर, फिर वो ऑर्डर रिसीव करता है, फिर वो देखता है कि क्या इम्पोर्टर टाइमली पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद उसको लाइसेंस चाहिए होता है गुड्स प्रोड्यूस करके भेजने के लिए, और फिर उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, और अब वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है या प्रोक्योर करता है। उसके बाद सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है जिसमें प्रोक्योर्ड गुड्स का इंस्पेक्शन होता है, उसकी एक्साइज क्लियरेंस होती है, एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑब्टेन करता है, उसके बाद वो शिपिंग स्पेस बुक करता है और फिर गुड्स को पैक करके फॉरवर्ड करता है। थर्ड स्टेज में वो गुड्स की इंश्योरेंस कराता है ताकि गुड्स सेफली एक्सपोर्टर के पास पहुंच जाएं। फिर उसके बाद वो सारी कस्टम फॉर्मेलिटीज फुलफिल करता है। फिर उसके बाद वो मेट्स रिसीप्ट ऑब्टेन करता है कैप्टन ऑफ द शिप से कि गुड्स लोड करा दिए हैं उसने शिप में,
और फिर उसके बाद वो उसके कैरिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस पे करता है और फिर वो गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्टर्स के डेस्टिनेशन से निकल जाते हैं। अब वो इंपोर्टर के पास पहुंचने हैं, तो ये सारी थर्ड स्टेज की फॉर्मेलिटीज हैं, दैट इज द कस्टम क्लियरेंस। और लास्ट में एक्सपोर्टर इनवॉइस बनाकर भेजता है कि कितनी फाइनल पेमेंट जो है वो इंपोर्टर को करनी है, और वो उस पेमेंट को रिसीव करता है ऑन द सबमिशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। I hope I made you clear the whole export procedure individually, step by step, stage by stage, and also I have explained you all the documents that are used in the export procedure. इन डॉक्यूमेंट्स को बाद में अच्छे से भी डिस्कस करेंगे जब हम दोनों प्रोसीजर्स डिस्कस कर लेंगे, import procedure and export procedure. So I have explained you the export procedure in detail. We will discuss the import procedure next time. See you next time with the discussion of the import procedure. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.